राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम आपका स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को अपने 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात के अहमदाबाद पहुंची। अहमदाबाद में उन्होंने सबसे पहले साबरमती आश्रम पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और फिर चरखा चलाया। उनके साथ राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू का ये पहला गुजरात दौरा है। राष्ट्रपति मुर्मू ने गांधीनगर में एक समारोह में 1330 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। आज गुजरात के विकास से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने का भी मुझे अवसर मिला। मैं इसलिए बहुत खुशी हूँ। इस परियोजनाओं में स्वास्थ्य, मेडिकल एजुकेशन, सिंचाई, सड़क निर्माण तथा शिपिंग और वाटरवेज से जुड़ी विभिन्न प्रोजेक्ट्स हैं। मैं इन सभी प्रोजेक्ट्स की सफलता की कामना करती हूँ। इन परियोजनाओं से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे तथा हमारे किसान भाई बहनों, छोटे व बड़े उद्यमियों को व्यापार के ओर अधिक अवसर मिलेंगे। इन सभी परियोजनाओं को सफलतापूर्वक कार्यरूप देने और कुशलतापूर्वक संचालित करने के लिए मैं गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी तथा उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। देवियों और स्वजनों, आज यहाँ एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तथा नर्मदा जिले में एक नई मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रख गई कर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मुझे बताया गया है कि GMERS के 540 बेड के इस अत्याधुनिक हॉस्पिटल से नर्मदा जिले के निवासियों को बहुत सुविधा मिलेगी। मुझे ये भी बताया गया है कि नर्मदा जिले में 85% आबादी जनजातीय समुदाय की है। GMERS का हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज जन कल्याण में प्रभावी योगदान देंगे और ये मेरा विश्वास भी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में गुजरात ने प्रभावशाली उपलब्धियां हासिल की है। मुझे बताया गया है कि गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य कार्ड जारी करने वाला गुजरात भारत का पहला राज्य है। गुजरात में अब तक 12 करोड़ से अधिक कोविड-19 वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इसी वर्ष की शुरुआत में जामनगर में WHO के ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला भी रखी गई है। पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में WHO के वैश्विक केंद्र के माध्यम से भारत की पारंपरिक चिकित्सा के ज्ञान को पूरी विश्व तक के ले जा सकेगी। मुझे बताया गया है कि नीति आयोग द्वारा वर्ष 2020-21 में जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग को हासिल करने में गुजरात पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। नीति आयोग के कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स के अनुसार गुजरात पिछले 3 वर्षों में जल प्रबंधन में देश में प्रथम स्थान पर है। देवियों और स्वजनों, गुजरात के प्रगतिशील उद्यमियों ने पूरे विश्व में गुजरात और भारत की विशेष पहचान बनाई है। विकास के पैमाने पर गुजरात देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। देश की लगभग 5% आबादी गुजरात में निवास करते हैं, लेकिन कुल राष्ट्रीय कृषि उत्पादन का लगभग 20% योगदान गुजरात के किसान भाई बहनों द्वारा किया जा रहा है। आज मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज द्वारा संचालित दीनदयाल पोर्ट कांडला पर विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखकर मुझे प्रसन्नता हुई है। मुझे बताया गया है कि दीनदयाल पोर्ट कुल पोर्ट कार्गो की मात्रा के हिसाब से भारत का
सबसे बड़ा बंदरगाह है। देश का लगभग 40% पोर्ट कार्गो गुजरात के बंदरगाह से होकर जाता है। इन परियोजनाओं के पूरा होने पर दीनदयाल पोर्ट की कार्गो क्षमता और अधिक बढ़ जाएगी तथा इस क्षेत्र के विकास को और अधिक गति मिलेगी। इन उपलब्धियों के लिए मैं केंद्रीय पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्ट्री की भी सराहना करती हूँ। मैं एक बार फिर आप सभी को विकास की इन तमाम परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं गुजरात के अपने भाई बहनों तथा सभी देशवासियों के उज्जवल भविष्य के लिए अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। जय जय गरवी गुजरात, जय हिंद, जय भारत। सोमवार को रक्षा मंत्री की उपस्थिति में जोधपुर एयरबेस पर LCH लड़ाकू हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया। 22 साल के लंबे इंतजार के बाद एयरफोर्स को LCH लड़ाकू हेलीकॉप्टर मिला है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को एयरफोर्स को सौंपने से पहले धर्मसभा का आयोजन किया गया। इस दौरान चारों समुदाय के धर्मगुरु मौजूद रहे। राजनाथ सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि LCH को नवरात्र से अच्छा समय और राजस्थान की धरती से अच्छी जगह नहीं हो सकती है। वीरों की धरती राजस्थान से नवरात्रि में इसकी शुरुआत हुई है। LCH के शामिल होने से वायुसेना की शक्ति बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि देश की स्वदेशी तकनीक पर गर्व है। सारी चुनौतियों पर LCH खरा उतरा है और दुश्मनों को आसानी से चकमा दे सकता है। आज इंडियन एयरफोर्स में देश के प्रथम इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का इंडक्शन हो रहा है। प्रचंड शक्ति, प्रचंड वेग और प्रचंड प्रहार की क्षमता वाले इस LCH का इंडक्शन हमारी एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज में बढ़ोतरी के साथ साथ रक्षा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर भी यह एक बड़ा कदम है। अमृतकाल की प्रारंभिक वेला में इस पराक्रमी LCH का इंडक्शन देश की आजादी के शताब्दी वर्ष तक इंडियन एयरफोर्स को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरफोर्स बनाने में आपके संकल्प को दर्शाता है। साथ ही यह शताब्दी वर्ष तक रक्षा उत्पादन क्षेत्र को पूर्ण आत्मनिर्भर बनाने के आपके संकल्प को भी दिखाता है। इसके लिए मैं इंडियन एयरफोर्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इस आयोजन से जुड़े समस्त लोगों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। LCH जैसा सूरमा के इंडक्शन समारोह के लिए आदिशक्ति महादुर्गा की उपासना के पर्व नवरात्र से अच्छा समय और राजस्थान की धरती से उपयुक्त कोई जगह शायद ही कोई हो सकती थी। साथियों, देश में जब जब वीरों के शौर्य और पराक्रम की चर्चा होती है और किसी राज्य का नाम स्वतः जुबान पर चला आता है तो वह राज्य और कोई नहीं बल्कि वह स्थान राजस्थान ही होता है। जब देश के महान वीर योद्धाओं और पराक्रमी व्यक्तित्वों की बात होने लगती है तो राजस्थान का नाम कनिष्ठिका पर ही आता है। यहाँ का शायद ही कोई कोना हो जिसने हमारे देश को वीर योद्धा न दिए हों। पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप से लेकर 1971 में लोंगोवाल में लड़े हमारे बहादुर जवानों के ऐसे अनगणित किस्से हैं जब हमारे वीर योद्धाओं ने अपनी जान की बाजी लगाकर संघर्ष किया और अंतिम सांस तक दुश्मनों से अपने देश की रक्षा की। महाराजा गज सिंह जी आज यहां हमारे बीच उपस्थित हैं। आपके बारे में मैं क्या कहूं, आपका नाम अपने आप में इतना ही कुछ कह देता है। गज और सिंह दोनों है आपके नाम में। आप हमारी ज्ञान परंपरा में गज को ज्ञान और गंभीर का प्रतीक माना गया है और सिंह को सामर्थ्य का प्रतीक माना गया है। राजस्थान की यह वीर प्रसूता धरती आज LCH के इंडक्शन की साक्षी बन रही है तो यह LCH इंडियन एयरफोर्स समेत समस्त राष्ट्र के लिए बड़ा एक गर्व का विषय है। आजादी से लेकर अब तक भारत की संप्रभुता को सुरक्षित रखने में इंडियन एयरफोर्स की बेहद शानदार भूमिका रही है। इंटरनल थ्रेट्स हो या एक्सटर्नल, वार हो या पीस, इंडियन एयरफोर्स ने सदैव अपने अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम के साथ नेशनल सिक्योरिटी को मजबूती प्रदान की है। इस मल्टी रोल लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के इंडक्शन के बाद इंडियन एयरफोर्स की भूमिका
और अधिक प्रभावी रूप से हमारे सामने होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। एक लंबे समय से इंडियन एयरफोर्स ने न केवल राष्ट्र की सुरक्षा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बल्कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन को भी पूरा इंडियन एयरफोर्स ने सपोर्ट किया है। वह चाहे मारुत हो, लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट हो, आकाश मिसाइल प्रणाली हो, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर हो, या फिर आज शामिल होने वाला हमारा यह LCH हो। ऐसे अनेक उदाहरण देखे जा सकते हैं जो इंडिजिनस डिजाइन एंड डेवलपमेंट के प्रति इंडियन एयरफोर्स के भरोसे और सपोर्ट को यह दिखाते हैं। देश में लंबे समय से स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर्स की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, पर 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान इसकी जरूरत को गंभीरतापूर्वक अनुभव किया गया। तब से लेकर अब तक की यानी 2 दशकों की देश की रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रतिफल है LCH, और इंडियन एयरफोर्स में इसका इंडक्शन हमारे डिफेंस प्रोडक्शन की राह में एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है। साथियों, LCH केवल रोटर्स, इंजन और ब्लेड्स के बल पर ही नहीं उड़ रहा है, बल्कि मैं समझता हूं यह देश के अनेक साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, मैथनिस्ट और अन्य कर्मियों की तपस्या, धैर्य, समर्पण और देश प्रेम के बल पर उड़ रहा है। मैं इस मंच से सभी देशवासियों को आश्वस्त करता हूं कि राष्ट्र की रक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसे सुनिश्चित करने के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में जल्द ही दुनिया में मिलिट्री पावर समेत जब भी सुपर पावर्स की बात होगी तो भारत का नाम कनिष्ठिका पर गिना जाएगा, यानी सबसे पहले गिना जाएगा। इस अवसर पर और अधिक कुछ न कहते हुए मैं YCL को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं, जिन्होंने समयानुसार LCH की डिलीवरी की है। मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी आप पूरी लगन और निष्ठा के साथ इंडियन एयरफोर्स को अपना सहयोग प्रदान करते रहेंगे। मैं एक बार पुनः इंडियन एयरफोर्स को बधाई देते हुए यहीं पर अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। DID न्यूज सकारात्मक मीडिया टीम की ओर से आप सभी को नवरात्रि और दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को किसानों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री शिवराज ने अगस्त 2022 में बाढ़ और अतिवृष्टि के कारण फसल क्षति से प्रभावित लगभग 1,91,000 प्रभावित किसानों के बैंक खातों में 202.64 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हितग्राहियों से चर्चा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर परिस्थिति में प्रदेश सरकार जनता के साथ खड़ी है। सीएम शिवराज ने कहा कि जनता पर जब संकट आए तो पहली आवश्यकता होती है कि हम जनता की जिंदगी बचाएं। इसमें हम सफल रहे। मानसून से पहले ही प्रबंधन तंत्र को हमने तैयार रहने के निर्देश दिए थे, इसलिए जब संकट आया तो सभी ने एकजुट कार्य किया और जनता को इस संकट से बाहर निकालने में हम सफल रहे। सूखे की हर साल कहीं न कहीं आती है और इसलिए हमारी कोशिश ये है कि जनता पे जब संकट आए तो तत्काल पहली आवश्यकता होती है कि हम लोगों की जिंदगी बचाएं। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता ही मेरी भगवान है और उस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। और जब मुख्यमंत्री है तो हम सभी हैं, क्योंकि सरकारी कर्मचारी अधिकारी भी जनता की सेवा के लिए ही है। और इसलिए हमने मानसून से पहले योजना बना ली थी कि भगवान ना करे कहीं बाढ़ आए। पानी भी कई बार जरूरी रहता है, पानी अगर ज्यादा नहीं गिरता तो बांध नहीं भरते।
हमारे तालाब खाली रह जाते हैं, इसलिए पानी भी जरूरी है। अब इतना नाप तोल के तो गिरता नहीं है कि बिल्कुल उतना ही गिरे जितने में भर जाए, तो कई बार बाढ़ की स्थिति बनती है। हमने पहले ही तय किया था कि आपदा प्रबंधन की पूरी व्यवस्था करें। हमने पूरे प्रबंधन को, सरकारी जो हमारे कर्मचारी अधिकारी है, प्रबंधन तंत्र को चुस्त और दुरुस्त करके तैयार रहने के निर्देश दिए थे। और इसलिए आपने देखा होगा कि जहां ज्यादा बाढ़ की स्थिति बनी, चाहे वोट से निकालना हो, एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम लगाना हो, वोट से निकालने के अलावा जरूरत पड़ी तो हमने सेना के हेलीकॉप्टर से बुला के रखे, और अगर कोई फंस जाए और वोट से ना निकाल पाए तो कैसे हम लिफ्ट कर लें उनको, उसका भी हमने इंतजाम किया। फिर राहत के शिविर, भोजन इत्यादि की व्यवस्था, उसके बाद फिर अस्थायी रहने की व्यवस्था, उसके बाद मलबा हटाने का काम, बाढ़ के बाद शुद्ध पेयजल, दवाइयां छिड़काव का काम, ये जितने भी काम होने थे ये हमने युद्ध स्तर पर करने के प्रयास किए। एक संतोष इस बात का है कि 19 जिलों में अतिवृष्टि के कारण भारी दिक्कतें आई, लेकिन हमने कोशिश ये की कि किसी की जिंदगी ना जाए, जान ना जाए। गांव में पानी के कारण डूब के रह गए हो, ऐसी एक भी घटना नहीं हुई। ये मां की कृपा है, और हमारे प्रशासन ने भी, हम सब लोगों ने बहुत बेहतर काम किया। तो एक संतोष इस बात का है कि हमने कोई जिंदगी नहीं जाने दी। अब 19 जिले हमारे, विदिशा, सागर, गुना, रायसेन, दमोह, हरदा, मुरैना, आगरमालवा, बालाघाट, भोपाल, अशोकनगर, सीहोर, नर्मदापुरम, श्योपुर, छिंदवाड़ा, भिंड, राजगढ़, बैतूल और सिवनी, इन जिलों में नुकसान हुआ था, जिसका हमने सर्वे किया। हमने सर्वे में भी पारदर्शिता रहे, क्योंकि ये शिकायतें बहुत आती थी कि पटवारी ने इसका लिखा, उसका नहीं लिखा। फिर ये भी आवाज आ जाती थी कि इससे पैसे ले लिए तो लिख दिया, उसका नहीं हुआ। उसने हमने तय किया था कि 5 लोग, मतलब विभाग एक नहीं रहेगा, 3 विभागों की टीम जाएगी, और 3 विभागों में राजस्व विभाग भी था, कृषि विभाग भी था, और राजस्व था, कृषि था, और एक कौन सा था, पंचायत, ग्रामीण पंचायत और ग्रामीण विकास। तो 3 विभाग के लोग, फिर जनप्रतिनिधि भी साथ जाए, और जो सूची बने, हमने कोशिश की कि वो सूची पूरी की पूरी पंचायत भवन में चस्पा की जाए सर्वे की, ताकि किसी को आपत्ति हो तो आपत्ति देख के आपत्ति लगा दे, और अगर कोई छूट गया है या गलत नाम जुड़ गया है तो जनता के बीच में से ही निकल के आ जाए। मेरे लिए संतोष का विषय है कि बहुत ऐसी शिकायतें नहीं आई। आज हम उसी के हिसाब से, जैसे हमारे मंत्री जी ने, राजस्व मंत्री जी ने बताया, आज हम खातों में, दशहरे के पहले हमको लगा नवरात्रि में ही शुभ अवसर पर अगर ये पैसे मिल जाएंगे तो ठीक रहेगा, और इसलिए आज आपके खाते में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इन 19 जिलों में हम डाल रहे हैं। सीधे डीबीटी का फायदा ये होता है कि पैसा सीधे आपके खाते में पहुंचता है। आप वेरीफाई कर लीजिएगा, फॉलो अप कर लीजिएगा, और जब जरूरत पड़े तो निकालिएगा। 202 करोड़ 64 लाख रुपए 1,91,755 किसानों के खाते में हम लोग डाल रहे हैं। इसके पहले ही हम पशु हानि पर, मकान हानि पर, घरेलू सामग्री पर और अलग अलग चीजों पर 43 करोड़ 87 लाख रुपया पहले हम खर्च कर चुके थे। तो ये जनता के साथ हर परिस्थिति में सरकार खड़ी है। भगवान ना करे कोई संकट कभी आए, लेकिन आ भी गया तो उससे निपटेंगे। हम काहे के लिए, सरकार काहे के लिए। इसलिए आपको ध्यान होगा उस समय मैंने कहा था चिंता मत करो, तकलीफ है, संकट है, लेकिन संकट के पार निकाल के ले जाएंगे। और इसलिए चाहे मकान का नुकसान हुआ, चाहे पशुओं का नुकसान हुआ, चाहे फसलों का नुकसान हुआ हो, हर एक में हमने राहत की राशि देने की व्यवस्था की है। आज आपके खाते में पैसा आया है। कार्यक्रम करके देने का फायदा ये होता है कि तत्काल पता चल जाता है कि अब खाते में राशि आ रही है, और आपसे बात भी हो जाती है तो एक आध चावल टटोल के देख लेते हैं कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। खिचड़ी का एक चावल ही काफी है। और इसलिए 3 जगह मैंने बात भी की कि कोई गड़बड़ तो नहीं हुई। आप सबको एक बार फिर महाअष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजधानी दिल्ली में कुल 1303 छात्रों को IIT
NIIT, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, IP यूनिवर्सिटी और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश मिला है। सोमवार को संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने बताया कि दिल्ली सरकार की योजना के तहत इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए मुफ्त कोचिंग पाने वाले 30% से अधिक गरीब छात्रों को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों सहित प्रतिष्ठित संस्थानों में स्वीकार किया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले बैच में लगभग 13,000 छात्रों ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना के लिए नामांकन किया था और उनमें से लगभग 4,000 को इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए मुफ्त कोचिंग मिली थी। ऐसे छात्रों की मुफ्त कोचिंग पर दिल्ली सरकार अधिकतम 1.4 लाख रुपए खर्च करती है। इसके अलावा प्रत्येक छात्र को विविध खर्चों को कवर करने के लिए 2,500 रुपए का भत्ता मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने 2018 के लास्ट में दिल्ली के अंदर माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में एक स्कीम बनाई और उस स्कीम को नाम दिया था जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। वो स्कीम क्यों बनाई? वो स्कीम इसलिए बनाई क्योंकि आजकल जितने तरह के भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे क्लैट हो या दूसरे तरह के एग्ज़ाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो नौकरी के लिए, चाहे सिविल सर्विसेज हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे रेलवेज हो, चाहे या कोई और एग्ज़ाम हो। एग्ज़ाम इस तरीके से डिज़ाइन होता है कि जो बच्चे कोचिंग लेते हैं केवल वही बच्चे सेलेक्ट हो पाते हैं। 99% केवल कोचिंग लेने वाले बच्चे सेलेक्ट हो पाते हैं, बाकी बच्चे नहीं हो पाते। तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने सोचा कि ऐसे बच्चों के लिए सरकार को आगे आना चाहिए और वैसे भी अरविंद जी का ये सपना था कि गरीब से गरीब परिवार के बच्चे को भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। और उन्होंने एक टैगलाइन तय की कि प्रतिभा अगर है तो गरीबी बाधा नहीं बनेगी। इसी टैगलाइन पर जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में बनी। पहले साल इसमें 8 इंस्टीट्यूट एम्पैनल थे। उस 8 इंस्टीट्यूट में उस साल 4900 बच्चे उन्होंने अलग अलग तरह के कोर्सेज में ट्रेनिंग ली और बहुत सारे बच्चे उसमें मेडिकल में, इंजीनियरिंग में सेलेक्ट हुए, IIT दिल्ली में सेलेक्ट हुए, DTU में सेलेक्ट हुए, NSIT में सेलेक्ट हुए, NIIT में सेलेक्ट हुए, मेडिकल में सेलेक्ट हुए। तो तब तो केवल 8 इंस्टीट्यूट थे, लेकिन उसके बाद इसको हमने और भी अच्छे इंस्टीट्यूटों को इसमें एम्पैनल किया और टोटल इंस्टीट्यूट की संख्या 46 हो गई। उन 46 इंस्टीट्यूट में कोचिंग शुरू की। 1.5 साल करीब कोरोना की वजह से काफ़ी तकलीफ हुई, स्कीम में दिक्कतें आई, लेकिन अल्टीमेटली लगभग सितंबर-अक्टूबर 2020 में हम लोग सफल हुए उस स्कीम को चालू करने में दोबारा से कोरोना से उभर कर। और मुझे आप सबको बताते हुए बेहद खुशी हो रही है, चाहे वो सिविल सर्विसेज की कोचिंग हो, चाहे इंजीनियरिंग की हो, मेडिकल की हो, पुलिस की हो, बैंकिंग की हो, रेलवेज की हो, इंश्योरेंस की हो या दूसरे तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग हो। लगभग 13,000 बच्चों ने एनरोल कराया। हमने 15,000 बच्चों का स्कोप रखा था, जिसमें से लगभग 4,000 बच्चों ने मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग ली। और मुझे आप सबके साथ ये बात साझा करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि 4,000 बच्चों में से 1,303 बच्चे मेडिकल में और इंजीनियरिंग में सेलेक्ट हुए हैं। यानी 25% से भी ज़्यादा बच्चे सरकारी स्कूल के गरीब परिवारों के बच्चे इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, जिसमें IITs में भी हुए और IITs के साथ साथ NIITs में हुए, DTU में हुए, NSIT में हुए, IP यूनिवर्सिटी में हुए और बहुत सारे जो रेपुटेटेड भारत सरकार के या राज्य सरकारों के इंस्टीट्यूट हैं इंजीनियरिंग के और मेडिकल के, उन कॉलेजेस के अंदर हमारे 4,000 बच्चों ने जिन्होंने कोचिंग के लिए एनरोलमेंट कराया, कोचिंग ली, उन 4,000 में से 4441 बच्चे एग्जाम में बैठे। और ये हमारे लिए बेहद गर्व की बात है कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी का जो सपना था कि गरीब से गरीब के बच्चे को दिल्ली की सरकार कोचिंग के अंदर मदद करेगी, क्योंकि उनका सपना था कि गरीबी
बाधा नहीं बनेगी अगर प्रतिभा है। तो प्रतिभा अपने आप निकल कर आई जब अरविंद जी ने उनका हाथ थामा और उनको मौका दिया। ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड का मोमेंट है कि 3,441 बच्चों ने ये एग्ज़ाम दिया 4,000 में से, और उसमें से 1,303 बच्चे इंजीनियरिंग और मेडिकल में सिलेक्ट हुए। इससे अलग बाकी कोर्सेज में जिन्होंने कोचिंग ली, बहुत सारे बच्चे सरकारी नौकरियों में आकर उन्होंने ज्वाइन कर लिया। और हमने सोचा कि कहीं हमारे पास जो डाटा डिपार्टमेंट से अलग अलग इंस्टीट्यूट के माध्यम से आया, कहीं उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो हमने अपने यहाँ से खुद लोगों से फ़ोन करवा के पता करवाया, तो पूरा डाटा एकदम एक्यूरेट निकला। तो बेहद मतलब हम लोग खुश हैं कि जो अरविंद केजरीवाल जी ने सपना देखा था वो सपना साकार होता दिख रहा है। ऐसे गरीब परिवारों के बच्चे जो कभी सोच नहीं सकते थे कि वो इंजीनियरिंग मेडिकल के अंदर सेलेक्ट होंगे, इस जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का लाभ उठाकर वो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। उन परिवारों को मैं बधाई देता हूँ। DID न्यूज सकारात्मक मीडिया टीम की ओर से आप सभी को नवरात्रि और दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग 2022 को लेकर आम आदमी पार्टी और भाजपा शासित नगर निगम एक बार फिर आमने सामने आ गई है। एक तरफ जहां भाजपा का दावा है कि स्वच्छता रैंकिंग में सुधार हुआ है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने बड़े आरोप लगाए हैं। पार्टी का कहना है कि स्वच्छता सर्वेक्षण में राजधानी की रैंकिंग कम हुई है और इससे दिल्ली को शर्मिंदा होना पड़ा है। बता दें कि दिल्ली में नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं। इसी को लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। आम आदमी पार्टी के विधायक और नगर निगम इंचार्ज दुर्गेश पाठक ने आरोप लगाया कि बीजेपी के शासन में नगर निगम की रैंकिंग लगातार गिरी है। स्वच्छता के मामले में दिल्ली ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से लगातार टॉप 10 में अपनी जगह बना रही है। दिल्ली के लोग कूड़े और गंदगी से परेशान हो चुके हैं। इसलिए मंगलवार को दिल्ली में लगभग 3,500 जगहों पर आम आदमी पार्टी कूड़े के रावण जलाकर भाजपा और दिल्ली नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। दुर्गेश पाठक ने दावा किया कि दिल्ली में नगर निगम के चुनाव जल्द हुए तो उनकी पार्टी जीतेगी और चुनाव जीतने पर हम दिल्ली को दुनिया का सबसे साफ शहर बनाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि कई सालों से दिल्ली स्वच्छता सर्वे में फिसड्डी साबित हो रही है, सबसे नीचे आ रही है। कल जो लेटेस्ट सर्वे आया, उस सर्वे में भी 45 शहरों में 37वें स्थान पे दिल्ली का स्थान आया है। इससे पहले भी लगभग 15 साल से दिल्ली का यही हाल है और जब से स्वच्छता सर्वे स्टार्ट हुआ है, हर सर्वे में दिल्ली नीचे ही रहा है। 50 शहरों में कभी 45 पे रहा है, कभी 47 पे रहा है, कभी 46 पे रहा। तो दिल्ली बहुत ज़्यादा गंदी है। दिल्ली में हर तरफ आपको कूड़ा मिलेगा। किसी चौराहे पे चले जाओ आपको कूड़ा मिलेगा, किसी नाली में चले जाओ वहाँ पे कूड़ा मिलेगा। 3-3 कूड़े के पहाड़ खड़े हुए हैं और लगभग 16 और जगहों पर भारतीय जनता पार्टी कूड़े के पहाड़ तैयार करने में लगी हुई है। दशहरा का समय है। कहते हैं कि दशहरा के अंदर रावण जलाया जाता है। रावण एक प्रतीक चिन्ह है बुराइयों का और दिल्ली के अंदर कूड़ा एक प्रतीक चिन्ह हो गया है भारतीय जनता पार्टी के इनएफिशिएंसी का। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से दिल्ली को रौंदा है, जिस तरह से दिल्ली को बर्बाद किया है, इसलिए आम आदमी पार्टी कल 4 तारीख को एक अपील करती है दिल्ली के लोगों से, आम आदमी पार्टी के संगठन से सबसे अपील करती है कि कल हम लोग कूड़े का रावण जलाएंगे इस दशहरा में। पूरी दिल्ली के अंदर लगभग 3,500 से ज़्यादा जगहों पर कूड़े के रावण जलाए जाएंगे। ये सिंबॉलिक एक प्रोटेस्ट है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, जिन्होंने दिल्ली को कूड़े के अंबार में जला दिया है, दिल्ली को कूड़े के अंबार में झोंक दिया है। 3-3 कूड़े के पहाड़ बनाए,
हर गली के अंदर कूड़े हैं, हर मोहल्ले के अंदर कूड़े हैं, हर चौराहे के अंदर कूड़े हैं। इसका एक विरोध करते हुए, एक सिंबॉलिक विरोध करते हुए कल पूरी दिल्ली में लगभग 3,500 जगहों पर आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता के साथ मिलकर कूड़े का रावण जलाएगी और एक विरोध प्रदर्शन करेगी कि जल्द से जल्द चुनाव हो। आम आदमी पार्टी इस चुनाव के अंदर बहुत भारी बहुमत से जीतेगी, जिससे हम दिल्ली की सफाई कर सकें। अब वक्त है देश दुनिया की धड़ाधड़ 10 खबरों का। विजयदशमी पर ही मिले थे राफेल विमान, अब LCH मिलने से भारतीय वायुसेना की शक्ति में हुआ इजाफा। हरियाणा के गृह मंत्री विज ने जनता दरबार में कई पुलिस अधीक्षकों को फोन पर लगाई फटकार। मुख्यमंत्री शिंदे की सुरक्षा बढ़ाई गई, एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज। प्रशांत किशोर ने शुरू की अपनी 3500 किलोमीटर की पदयात्रा। सार्वजनिक सभाओं पर हमले करने की साजिश रचने के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार। शशि थरूर का बयान, कहा मल्लिकार्जुन खड़गे की बात से सहमत हूं, हमें एक दूसरे से नहीं भाजपा से लड़ना है। दुर्गा मां के पंडाल में महात्मा गांधी को बनाया गया महिषासुर, मूर्ति देखते ही भड़के लोग, पश्चिम बंगाल की राजनीति में मची हलचल। भारतीय वायुसेना से गुजर रहे ईरानी विमान में बम की सूचना, IAF के सुखोई फाइटर जेट्स को आसमान में निगरानी के लिए भेजा गया। लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के परिवारों को अभी तक न्याय नहीं मिला, राकेश टिकैत का सरकार पर निशाना। अभी CCU में भर्ती हैं मुलायम सिंह यादव, जारी हुआ मेडिकल बुलेटिन। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपसे विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।